जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो घर से कभी आपको कुछ ऐसा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा कि नहीं जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या करियर एस्टेब्लिश कर लो? क्योंकि नहीं बहुत तो अर्ली एज में आपने जी। स्टार्ट कर लिया था। नहीं तो मैं एक्चुअली अपने को बहुत लकी मानता हूँ इस मामले में, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो था एक केवल हॉस्टल जिसका अता पता नहीं है कि क्या चीज़ है। तो जॉब की तरह तो उसको देखा जा नहीं सकता था। तेरह के स्टार्टिंग में कि हॉस्टल एज अ कंसेप्ट ट्रैवलिंग का हमें इंडिया में लाना है। पहला हॉस्टल छोटा सा इस राजपूताना पैलेस की छत पे 24 बेड का जोधपुर में खोला। संगम आपको सब ले जाएंगे, हाई कोर्ट आपको सब दिखाने ले जाएंगे। शायद मैं आपको ले जाऊं कि एक किसी गली में जो बेस्ट कचौड़ी मिलती है हाँ, जिसका कोई बिल्कुल। नाम नहीं पता है। तो जो हाउस भी उसी तरह है कि जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस, वो हमारे तरह के लोग और हमारी टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। तो गोल हमारा वैसा है सर कि 52 सिटीज हमने आइडेंटिफाई किए अभी ग्लोबली, जहाँ पे ये जो हाउसेस हम खोलेंगे, प्राइवेट प्रीमियम लग्जरी स्टे, जहाँ पे हम अपनी फैमिलीज को ले जा सके या ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स के साथ जा सके। नमस्कार, मैं हूं दिनेश श्रीनेत और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। कोविड के दौरान एक ऐसा समय आया था जब ऐसा लग रहा था सारी दुनिया ठहर गई है, सब लोग अपने अपने कमरों में बंद हो गए थे। खुद मुझे भी लगता था उस दौरान कि हमने जो एक प्लान किया था कि घूमेंगे, दुनिया देखेंगे, वो सारा का सारा लग रहा है कि अब संभव नहीं हो पाएगा। खैर वो समय भी पूरा का पूरा बीत गया, एक किसी बुरे सपने की तरह बीत गया। और लेकिन उसके बाद से जो दुनिया इवॉल्व हुई, उसमें ये देखने में आया कि लोगों के अंदर ट्रैवल करने का, बाहर घूमने का, दुनिया देखने का क्रेज़ और ज़्यादा बढ़ा। एक शब्द है हिच हाइकिंग, ख़ास तौर से जब यूरोप में स्टूडेंट्स कहीं घूमने निकलते थे अपनी छुट्टियों में, तो उनके पास कोई सेट प्लान नहीं होता था, वो किसी होटल में नहीं ठहरते थे और वो अपना बैकपैक लिया और निकल गए। किसी की गाड़ी में लिफ्ट ले ली, किसी के यहाँ रुक गए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेकर 2013 में एक स्टार्टअप शुरू हुआ, जॉस्टल। जॉस्टल ने अपनी एक जर्नी तय की और इतने सालों बाद आज जॉस्टल जो वर्ल्ड बन चुका है। और आज जो वर्ल्ड के सीईओ अविरल गुप्ता हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। अविरल, आपका स्वागत है इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में। जी, तो सबसे पहले अविरल मैं ये जानना चाहूँगा, इस स्टार्टअप की जर्नी से पहले आपकी अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में। आप किस शहर से हैं और आपकी एजुकेशन क्या रही और कैसे आप एक स्टार्टअप की तरफ आए? तो मेरा जन्म हुआ था सर इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में ही मैं पला बड़ा हूँ। और मेरी स्कूलिंग भी कॉन्वेंट में, सेंट जोसेफ्स कॉलेज नाम से, वहाँ पे इलाहाबाद में ही हुई है, बचपन से लेकर 12th तक। तो मेरी माँ हैं, उन्होंने ही मेरे को खुद से ही बचपन से बड़ा किया है, और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही हैं थ्रू आउट लाइफ, इन द सेंस कि कब स्ट्रेंथ पे रहना है, कब वल्नरेबल रहना है, कब ट्रस्ट करना है, सारा मैंने उन्हीं से सीखा है। तो साइंस साइड से मैंने अपनी स्कूलिंग की, 12th मैंने ख़त्म किया 2009 में। एंड फिर वहाँ से मैंने 1 साल तैयारी की आईआईटी के लिए। और क्योंकि बचपन में तब हमें ऐसा बहुत पता नहीं होता था कि कौन सी फील्ड में जाना है, बट ऐसा होता था कि चलो आईआईटी अच्छा है या फिर मे बी डॉक्टरी अच्छा है, या जो जैसा भी है। तो मैंने उस टाइम पे चूज़ किया कि हाँ चलो आईआईटी की तैयारी करते हैं। और फिर 2010 में फिर मैं गया केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बीएचयू। और बीएचयू जाके फिर एक दूसरे तरह का फ्रीडम एक्सपीरियंस किया कि कॉलेज में आप पहली बार बाहर निकले हो, अकेले हो, दोस्तों के साथ हो, नए विचारधारा आप जान रहे हो, लोग कहाँ से आए हैं पूरे देश से, उनके साथ आप रह रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, और डिफरेंट नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो कॉलेज में, क्योंकि आप जगहों पे जा सकते हो, अलग क्लब्स कर सकते हो, पढ़ाई तो आपको करनी ही है। तो उस जर्नी से फिर मेरा ओवरऑल ट्रांजिशन हुआ कि एक अपनी खुद को जानने की जर्नी शुरू हुई वहाँ से। एंड 2000 जो मेरा 3rd ईयर था, तब मैंने ऐसा सोचा था कि शायद मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग ही करनी है आगे। मेरी दिलचस्पी थी काफ़ी, लेकिन
जब इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप पे गया मैंने, और फिर मैंने वहाँ पे देखा कि थोड़ा सा लिमिटेड जॉब स्कोप है वहाँ पे, इन द सेंस कि सेम काम आप हर जगह रोज़ वही कर रहे हो, जो आपने पढ़ाई में सीखा है, जो दिन भर दिमाग लगाना है वो कम है। तो फिर मेरा हुआ था कि शायद बाहर जाना सेंस बनाता है। इसी टाइम पे क्योंकि जॉसल के जो फाउंडर्स हैं धर्मवीर और ये लोग, तो ये बीएचयू से ही हैं, तो इन्होंने कंसेप्चुअली थोड़ा सा सोचना शुरू किया था तेरह तेरह के स्टार्टिंग में कि हॉस्टल एज अ कंसेप्ट ट्रैवलिंग का हमें इंडिया में लाना है, क्योंकि तब आप कहीं अगर हॉस्टल के बारे में सोचो तो केवल स्टूडेंट हाउसिंग होती थी। आपको अगर कहीं पे जाना है तो आप जाओगे, गोवा जाओगे या फिर आप एक दो जगह और जा सकते हो, बट इंडिया में आप दोस्तों के साथ तो शायद थोड़ा निकल भी सकते हो, अकेले तो फिर एकदम ही नहीं निकल सकते हो। तो क्योंकि इन लोगों ने खुद यूरोप में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की थी, तो फिर इनका आया कि ऐसी एक चीज़ जो कि ट्रैवल से आपको खुद को जानने में हेल्प करती है, ये इंडिया में ज़रूर होनी चाहिए यूथ के लिए। तो वहाँ से फिर मेरा ट्रांजिशन हुआ कि हाँ, ये ऐसा कुछ है जिसमें मैं शायद ज़्यादा चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकता तो हूँ। उस समय तक आपका खुद का भी कुछ इंटरेस्ट था क्या ट्रैवलिंग में या दुनिया को देखने में? तो मेरा स्कूलिंग में तो काफ़ी कम ही हुआ था ट्रैवलिंग, लेकिन कॉलेज में आते आते खुल गया था, क्योंकि दोस्तों के साथ हम जाना शुरू कर दिया था हमने अलग अलग जगहों पे। और वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, गोवा भी हम गए थे, हम ऋषिकेश भी गए, मसूरी भी गए, इन सारी जगहों पे। तो ट्रैवलिंग में एक तो कुछ था जो मेरे को वहाँ पे अट्रैक्ट करता था, और स्पेशली दोस्तों के साथ सोशल एनवायरनमेंट में ट्रैवल करना, जहाँ पे बातें बनती हैं जो कि आप याद करते हो और आपका लाइफ का एक पार्ट बन जाती हैं। और उसके बाद फिर जब ये हॉस्टल का कंसेप्ट आया कि हाँ, इसके अराउंड कुछ किया ही जा सकता है कि इंडिया में शायद ट्रैवल ही चेंज हो जाए जैसा हमें चाहिए, तो फिर अंदर से शायद ऐसा था कि समझ में आ गया था कि हाँ, ये ही करना है और इसी में चीज़ें बिल्ड करनी है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे हुई इसकी, मतलब आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई जॉस्टल के साथ? तो 2013 में धर्मवीर जो हैं उनके क्योंकि उनकी फैमिली जोधपुर से है, जोधपुर हमारा राजस्थान ट्रैवलिंग के लिए ही जाना जाता है, तो उनकी होटल की खुद का एक होटल है राजपूताना पैलेस करके, काफ़ी अच्छा सा जोधपुर में। तो हम सारे कॉलेज से जस्ट निकल रहे स्टूडेंट्स, और वही है कि पैसे कहाँ से लगे हॉस्टल बनाने के लिए, नया कंसेप्ट है, तो हमने अंकल से ली उनकी छत किराए पे कि अंकल आपकी छत पे हम बनाएंगे हॉस्टल। और इन लोग ने थोड़े बहुत, धर्मवीर ने पोकर वोकर भी खेलना शुरू किया मज़े के लिए, थोड़ा बहुत सीखा, और बाई चांस एक बार थोड़ा सा बड़ा कैश प्राइज़ उनको मिल गया। काफ़ी पुरानी बात है 2012-13 की, एंड बाकी सब ने मिला के जितना अपन फंड इकट्ठा कर सकते थे उससे अपन ने पहला हॉस्टल छोटा सा इस राजपूताना पैलेस की छत पे 24 बेड का जोधपुर में खोला। अच्छा। हम लोग फिर भी उस वक्त कॉलेज में थे, कुछ फाउंडर्स हमारे कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके थे, क्योंकि मैं बीएचयू में था, ये धर्मवीर और बाकी लोग आईएम कैलकाटा में थे, और कुछ लोग जॉब में आ गए थे। तो था कि हॉस्टल चलाएगा कौन, तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, और अच्छी जॉब्स थी सोनी और इन सब जगहों पे, और ये आ गए हॉस्टल का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करने। तो छोटा सा 24 बेड का हॉस्टल, जिसमें स्टार्टिंग के दिनों में हम ही ने बस स्टैंड पे जाके लोगों को बुलाया कि आप आओ, हमारे पास बैकपैकिंग हॉस्टल है अब इंडिया में, हम आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। एंड एक महीने के अंदर ट्रिप एडवाइज़र जितने भी चैनल्स होते हैं ऑनलाइन, उस पर नंबर 1 रेटेड एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी बन गई। वहाँ से फिर हमारे बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ने, हॉस्टल ने बहुत सारा पार्ट लिया, सारे फाउंडर्स ने, और अराउंड 13 से 14 हम लोग ने पार्ट लिए, सारे के सारे जीते। प्राइज़ मनी से हमने अपना सेकेंड हॉस्टल जयपुर वाला शुरू किया। एंड उसके थोड़ी से पहले जो अपना लास्ट बिजनेस प्लान कंपटीशन था, ये था इंडिया के बाहर वॉर्टन बिजनेस स्कूल में, वॉर्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में। तो यहाँ पे जब हम लोग ने अपना ये बी प्लान कंपटीशन जीता, तो वहाँ पे जो चीफ ऑर्गेनाइजर थी प्रीशा फ्रॉम मलेशिया, उन्होंने हमारा पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट राउंड सीड का $1 मिलियन का अच्छा। उस टाइम पे हॉस्टल में इन्वेस्ट किया, और फिर वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई। 2014 आते आते मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया, सब ग्रेजुएट हो गए, और फिर फुल टाइम हम लोग ओवरऑल इस पूरे हॉस्टल बिजनेस के साथ जुड़ गए। अच्छा, जब आपने जॉस्टल के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो घर से कभी आपको कुछ ऐसा मतलब प्रतिरोध का सामना करना पड़ा कि नहीं जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या कैरियर पहले अपने कैरियर इस्टेब्लिश कर लो, क्योंकि नहीं बहुत तो अर्ली एज में आपने स्टार्ट कर लिया था? नहीं तो मैं एक्चुअली अपने को बहुत लकी मानता हूँ इस मामले में, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो था एक केवल हॉस्टल जिसका अता पता नहीं है कि क्या चीज़ है।
तो जॉब की तरह तो उसको देखा जा नहीं सकता था। उल्टा शायद ऐसा लगता लोगों को कि हाँ आईआईटी से आया है कोई, और आप होटल मैनेज कर रहे हो या फिर आप रिसेप्शन पे हो। तो लकीली मेरी माँ ने बहुत मेरे को तब सपोर्ट किया था, और हमेशा से उनका वैसा था कि अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम्हें ये करना है और इससे कुछ चीज़ें तुम्हें खुशी देंगी या फिर तुम्हें लग रहा है कि तुम इम्पैक्ट ला सकते हो, तो बिल्कुल करो। एंड साथ में क्योंकि सारे के सारे कॉलेज से थे, दोस्त थे, और बहुत ही एक दूसरे से एनर्जी मिलती थी हमें बहुत ज़्यादा कि हम तो दुनिया ही शायद जीत लेंगे। उस टाइम पे थोड़ा बचपना भी था, लेकिन वो उस एनर्जी से जो कॉन्फिडेंस अपने अंदर था, तो वैसा था कि यही करना और इसी में हम लोग जो है ग्रोथ लेके आएंगे, और इंडिया में हमें एक मूवमेंट लाना है ट्रैवल का, और खुद के लिए ही बनाना है पूरा कि हमें अगर ये चीज़ ट्रैवल करनी है और हमें दुनिया में बोल रहे कि दुनिया में और इंडिया में नहीं कर पा रहे, तो फिर तो बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो आपके शुरुआती क्लाइंट्स कौन से, फॉरेनर्स थे या इंडियन? तो शुरुआत में हमारे 80% क्लाइंट्स फॉरेनर्स ही थे, क्योंकि इन जनरल बैकपैकिंग इंडिया में फॉरेनर्स ही करते थे। वो अपना बस्ता लेके 6 महीना 8 महीना घूम रहे हैं, कोई प्लान नहीं है। बट इंडिया में तब जगह नहीं होती थी उनके लिए, क्योंकि या तो आप थोड़े से सस्ते गेस्ट हाउसेस पे जाओगे, या सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, या फिर आप महंगे होटल्स पे जाओगे। तो बहुत ही बड़ा एक सेगमेंट था जो अनटैप्ड सा था। और बैकपैकिंग, और जब आप अकेले घूम रहे हो 6 महीना, तो ह्यूमंस तो सोशल प्राणी है ना, तो आप कितने भी रिजर्व्ड हो, अगर आप 2 महीना अगर सोलो ट्रैवल पे निकल गए हो, तो आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन बीतेगा अकेले। 11वें दिन आपको मन करेगा कि किसी दूसरे इंसान से बात करें। तो वो इनहेरेंट नीड जो है एज अ सोशल ह्यूमन हमारी, कि हमें दूसरे जीव जंतुओं से बात करनी है, उनके बारे में जानना है, वही हमारा क्रक्स बनता है हॉस्टल्स का, जहाँ पे लोग आते हैं एक दूसरे से मिलने, कल्चर जानते हैं, लैंग्वेजेस जानते हैं, उस देश की या उस इंसान की हिस्ट्री जानते हैं, थॉट प्रोसेस उनकी जानते हैं, और उसकी वजह से आपको रियलाइज़ होता है कि आपके चारों तरफ जो दीवारें हैं वो कैसे और ज़्यादा खुल रही हैं। मुझे एक चीज़ याद आती है, 2010 से लेकर 15 के बीच एक कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से मतलब इंडिया में फैला या इमर्ज हुआ था। वो ये था सोलो ट्रैवलिंग, और ख़ासतौर से गर्ल्स की सोलो ट्रैवलिंग। तो इसमें मुझे 2 चीज़ें याद आती हैं। एक फ़िल्म थी कंगना की, क्वीन, जिसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से वो मतलब उसको कुछ भी अता पता नहीं होता है दुनिया के बारे में, और वो निकल जाती है ट्रैवल पे, और वहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं, और धीरे धीरे करके एक मतलब एक अलग ही दुनिया एक्सप्लोर करती है। एक हिंदी में किताब भी आई थी, आज़ादी मेरा ब्रांड, वो अनुराधा बेनीवाल की किताब थी। उस किताब ने छोटे स्मॉल टाउन की लड़कियों को बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि ये एक चेस प्लेयर थी, और इन्होंने भी सोलो ट्रैवलिंग की पूरे यूरोप की, और उस एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने अपनी किताब लिखी थी। उसके बाद से फिर मैंने देखा कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जर्वेशन है एक्सपीरियंस, वो ऑब्जर्वेशन ये था कि धीरे धीरे लोगों ने निकलना शुरू किया जी। और चूंकि स्टूडेंट्स के पास हमेशा होता है कि बहुत बजट नहीं होता है, वो अपनी पॉकेट मनी से या कोलैबोरेशन में घूमना शुरू करते हैं। तो क्या ये कुछ ऐसा था कि उन 5-7 सालों में ये ट्रेंड भी था, और सही समय पे आपने ये चीज़ स्टार्ट की, उस ट्रेंड का बेनिफिट भी मिला? ट्रेंड तो मैं शायद उतना नहीं कहूँगा, क्योंकि खैर इस किताब के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, तो मेरे को पढ़ना ज़रूर पड़ेगा इसको। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आ गया था कि हाँ सोलो ट्रैवल कुछ लोग कर सकते हैं, और लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं कि ये चीज़ है, किसी ने अच्छी कर ली। इससे पहले डर लोगों को लगता था, खासतौर से गर्ल्स को, कि ठीक है अकेले जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। डर हमेशा से था सर, और इनफैक्ट ऐसा था कि जो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट्स में से अगर हम 12 साल की हमारी जर्नी देखें हॉस्टल में, तो जो आता है वो है कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे, तो पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी जिनके साथ भी हम सपोर्ट के पास गए थे, ऑलमोस्ट 99% लोगों ने कहा था कि आपका ये कंसेप्ट इंडिया में नहीं चलेगा, क्योंकि आप शेयर्ड अकोमोडेशन ला रहे हो, वो भी गर्ल्स और बॉयज़ को मिक्स करा के। हमने बताया था कि हमारे फीमेल डॉम्स भी हैं, लेकिन सबका था कि अकेली लड़की कभी भी शेयर्ड अकोमोडेशन में इंडिया में नहीं रहेगी, हमारे कल्चरली मैच नहीं है, और ना ही वो सेफ फील करेंगी। लेकिन हमारा था कि डिफरेंस नहीं है सर, कोई लड़का हो या लड़की हो, इंसान है सब। तो जो कोर पे मिशन था कि लोगों को कनेक्ट करना है, लोगों की स्टोरीज बाहर निकालनी है,
उससे करते करते, और हमारा था कि हॉस्टल्स हम खुद से मैनेज करेंगे, सेफ्टी, सिक्योरिटी, जितने भी हाइजीन फीचर्स है सारी की सारी चीज़ें लेके आएंगे। और स्पेशली हमने गर्ल्स डॉर्म भी बनाए, मिक्स डॉर्म भी बनाए साथ में, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा साहस करके शायद रह सकते हैं, या फिर कुछ कंफर्टेबल है, कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल है, तो उनके लिए गर्ल्स डॉर्म है। एंड आई थिंक अब 12 साल में शायद सबसे ज़्यादा सोलो फीमेल ट्रैवलर्स को किसी ब्रांड ने अगर सर्व किया होगा तो वो अभी हॉस्टल है। अच्छा। तो वो जो ट्रस्ट हम बिल्ड कर पाए हैं वो बहुत मेहनत से किया है, लेकिन वो वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स भी है हमारे लिए कि ये हमने अचीव किया। और अभी हमारे करीब 35% जो ट्रैवलर्स हैं वो सोलो फीमेल ट्रैवलर्स ही हैं, जो हॉस्टल पे भरोसा करती हैं, हमेशा आते हैं। तो ट्रेंड का तो नहीं पता 2010 से 14 पे, पर अगर ट्रेंड था तो शायद हम सही टाइम पे आ गए। क्योंकि उस फिल्म ने भी बहुत इंस्पायर किया था। अगर हम सोशल मीडिया को फॉलो करें ना तो उससे ये पता चलता है कि लोगों ने निकलना शुरू किया और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू किए। क्योंकि हाँ। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस 10 और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है बिल्कुल। और फिर उनका 10 और लोगों को, यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है कम्युनिटी। तो अब वैसे अगर देखें कोर पे, तो जैसे अगर मैं आपसे भी बोलूं कि सर आपको अनलिमिटेड $10 मिलियन का इनाम मिल गया है या 10 बिलियन का मिल गया है, तो आप क्या करना चाहोगे? आप 100 लोगों से पूछो तो उनमें से 99 कहेंगे कि मेरे को दुनिया घूमनी है। तो दुनिया देखना सबका ही मन है, सपना होता है, ड्रीम सपना होता है, ड्रीम होता है। हम उनको दिखा कैसे सकते और दुनिया अनलॉक कैसे कर सकती को आसानी से देख पाए, वो ही पर्पस था अपना। और उसी पे फिर अपन निकल पड़े 2013 से। और हमारे लिए था कि, और दुनिया देख आप बहुत तरीके से सकते हैं, हमारा था कि हम पहले हॉस्टल से करेंगे, क्योंकि हमने खुद वैसा देखा है, हम लोगों से मिले तो हमें और लोगों को वैसे ही मिलवाना है। तो जब अपन ने हॉस्टल शुरू भी किया था तो हमारी ऐसे टैगलाइन थी एक कि लिव इट नाउ, कि अभी हो, अभी रहो, अभी ट्रैवल करो सब कुछ। और गोल वैसा ही था कि चेंजिंग द वे इंडिया ट्रैवल्स। बढ़िया। तो आपका फोकस ज़्यादा एक्सपीरियंस पर था, यानी कि दो तरह की ट्रैवलिंग हो गई। एक ये हुआ कि आपने अपनी यात्रा शुरू की, आप किसी हवाई यात्रा से या ट्रेन से गए, किसी एक होटल में रुके और उसके बाद से आपने कुछ डेस्टिनेशन पहले से आपको पता है जी। आप वहाँ टैक्सी से गए, देखा, फ़ोटो खिंचवाई, लौट आए। और एक चीज़ है कि आप जिस शहर में गए हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, उनके साथ आप मिक्सअप हुए, बातचीत हुई। तो ये वाला पार्ट मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे समय से मिसिंग था। तो इसमें आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया? तो सर हम लोग की ये वही खुद की लर्निंग थी कि जब हम लोग काफ़ी सारी जगहों पे गए और लोकल लोगों से मिले, तो रियलाइजेशन आया कि अगर आपके पास एक लोकल फ्रेंड है किसी भी डेस्टिनेशन पे, किसी भी शहर में, जो कि बहुत पैशनेट है अपने शहर के लिए और आपको दिखाना चाहता है पूरा कल्चर, तो आपकी लाइफ सेट है। आप बहुत अच्छे से उस शहर को घूम भी सकते हो, एक्सपीरियंस भी कर सकते हो और बेस्ट चीज़ें कर सकते हो जो आपको शायद नॉर्मली ऑनलाइन मिलेंगी नहीं। कि अगर मैं गोरखपुर आऊँ आपके पास या आप इलाहाबाद आओ मेरे पास, तो शायद ऐसा है कि संगम आपको सब ले जाएंगे, हाई कोर्ट आपको सब दिखाने ले जाएंगे, इंदिरा गांधी जी का घर दिखाने ले जाएंगे। शायद मैं आपको ले जाऊं कि एक किसी गली में जो बेस्ट कचौड़ी मिलती है जिसका कोई नाम नहीं पता है। और साथ में कि एक ट्रस्ट होता है कि आप आ रहे हो तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपकी देखभाल करूँगा, कैसे भी करूँ, आपका रहना, खाना, घूमना हम ध्यान रखेंगे, हम आपको बताएंगे कि बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। तो ये ही बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसको पूरी इंडिया में हमें फैलाना था। और ओवरऑल जब हमने हॉस्टल शुरू किया तो पहले तो हमारे खुद के हॉस्टल्स थे, पहले 1 साल में जो हमने लीज आउट किए थे, खुद से ही चला रहे थे। बट इंडस्ट्री काफ़ी स्लो ग्रो हो रही थी उस टाइम पे। ऐसा था कि जो रेवोल्यूशन लाना है उसको और स्केल पे लाना है तो हॉस्टल को अपने बियॉन्ड छोड़ के हॉस्टलिंग और बैकपैकिंग कंसेप्ट जो है और फैलाना पड़ेगा। तो 2015 में हमने अपना पूरा डेटा पब्लिक कर दिया कि किसी को भी हॉस्टल अगर खोलना है इंडिया में तो आप ये देख लो, ऐसे खुलता है, ऐसे आपको बनाना है, इतना खर्चा लगेगा, ऐसा रिटर्न्स आएगा, इस जगह पे आप हॉस्टल खोल लो। कोई फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं था, बस आपने तो हमने तो अपना पब्लिक कर दिया। और उसके साथ में इसका पर्पस था कि हमने खुद एंटरप्रेन्योरशिप देखी, खुद की लाइफ जर्नी देखी। तो हमारा था कि इस प्रोग्राम का नाम होगा EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो भी लोग इंडिया में ट्रैवल के अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके साथ हम हॉस्टल्स की पूरी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। तो साथ में हमारी फ्रेंचाइजी भी है कि अगर आपको हॉस्टल फ्रेंचाइजी चाहिए तो हमारे साथ आप आ सकते हो, नहीं तो डेटा तो है ही, आप अपना हॉस्टल खोल लो,
हमारा तो पर्पस है इंडस्ट्री डेवलप करना। लेकिन हमारा पर्पस वैसा था कि जब हमने लॉन्च किया था EDP 15 में तो करीब 8,500 एप्लीकेशंस आए थे और पूरी दुनिया से आए थे, काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें कुछ लोग थे जिनको बहुत सारे पैसे डालने का शौक था, कुछ लोग थे, लेकिन उस टाइम पे जो सारे हम लोग थे जितने कंपनी में, सबका फोकस था कि इंसान एक हॉस्टल या एक हॉस्टल खोलना क्यों चाहता है। अगर कोई केवल पैसों के लिए खोलना चाह रहा है या फिर केवल एक्सपीरियंस के लिए खोलना चाह रहा है तो उसमें एक डिफरेंस है। तो अभी हम लोग उस स्टेज पे जब हमें इंडस्ट्री बनानी है तो हमें बहुत ज़्यादा कोर पे लोग चाहिए जो अपनी खुद की सिटी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इमोशनली उससे जुड़े हैं और दूसरों को घुमाना चाहते हैं उस तरह से। तो बहुत ही केयरफुली हम लोग ने सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को चूज़ किया एंड आई थिंक वो काफ़ी बड़ा रीज़न रहा है कि जॉस्टल ओवरऑल एक सक्सेसफुल ब्रांड, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मॉडल के साथ चल पा रहे हैं कि लोगों को किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। तो इस पहल ने नेक्स्ट लेवल पे स्केल करने में मदद की आपकी जब आपने डाटा ओपन किया? हाँ, तो वैसा था कि डेटा ओपन किया, फिर हमें हुआ कि अब हमारे पास ऑपरेशंस का अगर कंट्रोल नहीं है, कोई दूसरा इंसान है जो बहुत ही अच्छा है लेकिन हॉस्पिटैलिटी का नहीं है, तो वो कैसे चलाएगा। तो उसके लिए फिर हमारा हुआ कि हमें खुद का टेक और प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हमारे सारे ऑपरेशंस मैनेज होंगे। हमें विजिबिलिटी होनी चाहिए कि हॉस्टल पे क्या हो रहा है, किस तरह से, और बेसिक चीज़ें भी, CCTV कैमरा हो या फिर कभी गार्ड हो या फिर कुछ ओनर किस तरह का है, फ्रंट डेस्क मैनेजर पे कौन है, दिन में एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, और गेस्ट से कंटिन्यूस बातें कि जितने लोग रुक रहे हैं आज हॉस्टल में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वहीं से सारे डिसीजंस बन के आते हैं। तो इसमें सर हम लोग ने बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्टर भी देखा कि 2000 क्योंकि हम लोग का था कि एक्सप्लोरेशन करना है, नई जगह ढूंढनी है, तो जो मेन टूरिस्ट सिटीज़ हैं इंडिया की वहाँ तो हमने आई गए थे, बट हमारा था कि और डीपर जाना है इंडिया की, क्योंकि 5,000 साल की हमारी हिस्ट्री है, कल्चर है। तो हम लोग ने नए डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करना शुरू किया खुद से घूमते घूमते। तो और इसमें वही लोकल पार्टनर्स, फ्रेंड्स ढूंढ रहे थे। तो जैसे एक जगह आई बीर करके, अब आपको शायद पता होगा, बीर ये हिमाचल कांगड़ा रीजन में है। बीर बिलिंग बहुत ही फेमस होता था पैराग्लाइडिंग के लिए, लेकिन 14-15 में कोई नहीं जानता था इसके बारे में। और तब था बहुत ही प्यारा सा टाउन है जहाँ पे मोनास्ट्री है, पैराग्लाइडिंग हो रही है, लेकिन शाम को 8 बजे के बाद अगर आप निकल जाओ तो आपको पराठा खाने को भी नहीं मिलेगा। तो अंकुश करके है हमारे एक फ्रेंचाइजी ओनर जो कि काफ़ी इंटरनेशनली काम कर चुके हैं, मल्टीपल कंपनीज में, मल्टीपल कंट्रीज़ में, और वो है बीर से। तो उनका था कि मेरे को बीर को डेवलप करना है, तो वो हमारे ऐसे मॉडल फ्रेंचाइजी ओनर हुए कि कोई इंसान सब कुछ छोड़ के अपने वापस अपने, जैसे स्वदेश का शाहरुख खान मान लीजिए, कि वो आए और वहाँ पे वो डेवलप करे, और उन्होंने फिर बीर का हॉस्टल हमारे साथ शुरू किया। एंड धीमे धीमे हमने देखा कि एक बार हॉस्टल इन अननोन लोकेशंस पे आता है तो ओवर द कोर्स ऑफ 2 से 3 साल पूरे रीजन की इकोनॉमी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो हॉस्टल खुलने के 1 साल बाद लोगों को दिखा, अच्छा हॉस्टल है, पूरा चल रहा है, लोग आ रहे हैं, और हॉस्पिटैलिटी एस्टैब्लिशमेंट खोले, धीमे धीमे कैफ़ेज़ खोले, दिल्ली के लोग जाके सेटल होके वहाँ पे अपना कैफ़े, अपनी एक्सपीरियंसेस ये सब रन कर रहे हैं। और अब ऐसा सीन है सर कि अगर अब आप बीर जाओ तो आपको वहाँ पे जर्मन बेक ब्रेड मिलेगी, जहाँ पर पिछले 10 साल पहले आपको रात को 8 बजे के बाद पराठा भी नहीं मिल रहा हो। वो इसीलिए कि धीरे धीरे करके लोग आने लगे और तो पूरी ही इकोनॉमी सर, मतलब एक लेवल पे रिवर्स माइग्रेशन ही कह लीजिए कि पूरे रीजन की इकोनॉमी ऐसे डेवलप होना शुरू हो गई। और ये हमने काफ़ी सारी जगहों पे देखा है जहाँ पे हॉस्टल धीमे धीमे आते हैं। तो जैसे अभी एक रीजन है कोडाई कनाल के पास, पुम्बरई, तो अभी आप 2025 चल रहा है, 2027 में, और अभी आप करेंट देख लीजिए और आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि 2 साल में पुम्बरई का क्या होने वाला है। अभी 1.5 साल हुआ है वहाँ पे हॉस्टल खुले हुए, एंड वो हमें दिख रहा है कि पूरे रीजन की इकोनॉमी 2 साल में बदलने वाली है। अच्छा, बनारस में आपने हॉस्टल खोला या नहीं? बनारस में हमने खोला था, हमने 6 साल और 7 साल तक उसको ऑपरेट किया। बनारस में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि जैसी प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो ऐसा है कि शायद आप लाइफ के लिए अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर ढूंढ रहे हो, पहला प्यार जैसा वैसा होता है कि हमें हॉस्टल ढूंढना है। तो जब तक वो प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलती है तब तक हम सर्च करते रहेंगे, लेकिन हम खोलेंगे नहीं भले हमें बहुत प्रॉपर्टीज आ जाए। अच्छा। तो बनारस में हमने 6 साल तक चलाया। उसके बाद क्योंकि एक लाइफ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कभी कभी अगर स्टार्टिंग से उतना अच्छा नहीं, और बनारस में है बहुत पुरानी बिल्डिंग्स, तो अगर वो सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है तो फिर भले ही हॉस्टल चल रहा हो, हमारा वो जो एक्सपीरियंस और कोर का है कि इसके नीचे नहीं चलाना है हमें, तो हमने उसको बंद किया।
तो अभी हमारे पास नई पाइपलाइन आई है, तो अभी अपना आई थिंक दिसंबर के पहले हमारा प्लान है कि बनारस में नेक्स्ट वापस से हॉस्टल लाने का। तो और वैसे चलता रहता है अपना, अलग अलग शहरों में आते रहते हैं। सबसे सक्सेसफुल सेंटर कौन सा है आपका? सक्सेसफुल तो सर क्या है, ऐसे मतलब बच्चों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें हॉस्टल्स तो, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग तरह के मॉडल्स निकल के आए हैं। तो जैसे एक हमारा है हॉस्टल पंचगनी में। पंचगनी वाला हॉस्टल है पूरा ही आर्किटेक्चर मार्वल, क्योंकि इसमें हमने शिपिंग कंटेनर्स इंपोर्ट करके कैंटिलीवर सस्पेंशन पे पूरा हॉस्टल बनाया है। अच्छा। तो वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल स्टे है जिसमें आप कंटेनर्स के अंदर रह रहे हो और बाकी चीज़ें भी हैं। अच्छा अच्छा। काफ़ी बड़ा सा हॉस्टल है, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हमेशा चलता है। फिर जो अपने ऑफ बीट लोकेशंस पे हॉस्टल्स आए हैं, जैसे बीर का मैंने लिया, तो बीर में पहले अपन ने एक हॉस्टल खोला, उन्हीं ओनर ने उसके बाद एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बना के बड़ा बीर 2.0 बनाया। उन्होंने अभी होम्स और एक्सपीरियंशियल जियोडेसिक डोम्स ये सब भी खोल दिए हैं। तो इस तरह से तो अपना ऐसा है कि जो शहर हैं, जो प्राइमरी टीयर 1 सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये सब हमारे लिए बन जा रहे हैं हब्स, जो कि कैप्चरिंग सिटीज़ है जहाँ पे लोग आ रहे हैं ट्रांजिशन के लिए, 2-4 दिन रुक रहे हैं। और ये साल भर सीजनलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, साल भर इनकी 90% ऑक्यूपेंसी रहती है। यहाँ से हमारे निकलते हैं स्पोक्स कि यहाँ पे थोड़े से छोटे बुटीक हॉस्टल्स, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का लोकेशन है। और फिर वैसा है कि दिल्ली के बाद नेक्स्ट हब शायद हो जाएगा एक अपना मनाली। मनाली से फिर अपने 3-3, 4-4 घंटे के रास्ते पे और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ जो कि और लोकल लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो उस तरह से पूरा अपना इकोसिस्टम वैसा फैलता हुआ दिखता है। तो ये बताइए, जॉस्टल जो वर्ल्ड कैसे बना, और जो वर्ल्ड जो है आपका एक पेरेंट कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहा है, उसमें कौन कौन से सब ब्रांड्स हैं, इसको थोड़ा सा। तो सर जॉस्टल जो वर्ल्ड में नहीं बदला है, जॉस्टल की खुद की आइडेंटिटी है और वो हमेशा अपने जो के पहले प्रिंसिपल से ही आ रही है, जो कि है कि दुनिया में ट्रैवल बदलना है, लोगों को डिस्कवरी करानी है खुद के बारे में। और एक लाइन है जो हम हमेशा कहते हैं, फॉलो योर हार्ट। तो जो का जो पूरा प्रिंसिपल है वो है कि हम पूरी दुनिया को कैसे इनेबल करें कि आप यू फॉलो योर हार्ट। तो 2019-20 की बात है जब अपना कोविड आया, अपना हॉस्टल्स का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, वी वर एक्सपैंडिंग और अपन दुनिया के सबसे लार्जेस्ट हॉस्टल चेन्स में से थे। एंड कोविड आया तो सब कुछ बंद, सारे हॉस्टल्स बंद, तो कोई बिजनेस नहीं है तो कुछ काम भी नहीं है। अपन ने उस टाइम पे अपने सारे हॉस्टल्स खोल दिए थे फ्री में स्टे के लिए, क्योंकि लोग फंसे थे काफ़ी सारे शहरों में अलग अलग। तो हॉस्टल्स वैसे ही अपने चल रहे थे, लेकिन वही था कि फ्री स्टेज है और अपने पास काम नहीं है। और फिर ऐसा है कि जितने हम लोग हैं, दोस्त हैं, सबका अलग अलग चीज़ों में मन हमेशा लगा रहता है, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे स्पोर्ट्स हो जाए, चाहे गेम्स हो जाए। गेम्स खेलना बहुत पसंद है, वीडियो गेम्स और ये सब। तो और तो वैसा है कि जब आप सर्टन लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है कि चीज़ें बनती कैसे हैं, चेंज कैसे की जाए। तो गेम बनाने का शौक भी हमेशा से था। तो कोविड में ऐसा हुआ कि कॉमन रूम जो है हॉस्टल का, जो कि सोल है हमारे सारे हॉस्टल्स का, जहाँ पे लोग मिल रहे हैं, अगर वहाँ पे लोग नहीं जा सकते हैं तो फिर हम कॉमन रूम को लोगों तक लेके आएंगे, क्योंकि लोग हैं अपने घरों में फंसे हुए, कई लोग अकेले हैं, तो लोनलीनेस है। तो हम लोग ने अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म पूरा टेक टीम के साथ डेवलप किया जो वर्ल्ड के अंदर, जिसमें अपन ने बनाया ऑडियो रूम्स। और ऑडियो रूम्स से अपन ने बहुत प्यारे आपके अवतार बनाए, प्यारे से जोबू जैसे आपके, आप उस पर आओगे, आपकी ऑनबोर्डिंग होगी, आपका एक खुद का रूम है, डिजिटल रूम है, जिसमें आपका बुलेटिन बोर्ड है, आपका कैलेंडर लिखा हुआ है, और लोगों से आप उस पर बात कर सकते हो ऑडियो रूम की तरह। और इस ऑडियो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने बनाने शुरू किए गेम्स। तो एक हमने गेम बनाया जिसका नाम है माफिया। तो माफिया वैसे बहुत ही ऐसे कल्चरल हिस्टोरिक गेम है, रशिया में शुरू हुआ था 80s में, और साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कोर प्रेमाइज वैसा ही है चोर पुलिस का, कि गांव वाले हैं, माफिया है, ढूंढना है आपको। लेकिन ऐसा ये राउंड में होता है, हर राउंड में एक इंसान मर जाता है, फिर आप देखते हो कि शायद किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा, तो लॉजिकल रीजनिंग है। तो लोग इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। तो ये वाला गेम हमारा हमने निकाला ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, और धीमे धीमे कम्युनिटी जो थी, और कम्युनिटी इसलिए थी क्योंकि जो पिछले पूरे 10 साल में हमेशा से हॉस्टल का फोकस था वो था कि हम कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं सबसे बड़ी, सबसे लवेबल पूरे इंडिया में। तो बिकॉज इतने सारे हॉस्टल्स थे तो लोगों का कम्युनिटी में आना तो शुरू हो गया था, पर
डिजिटल लेवल पे कभी भी प्रोडक्ट पे कभी आना नहीं होता। तो ये फर्स्ट जर्नी थी हमारी जॉस्टल कम्युनिटी के, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स पे एज अ टैंजिबल कम्युनिटी आना। तो लोगों ने ये गेम्स खेलना शुरू किया और हम देख रहे हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता कोविड तो बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन, तो उसमें ऐसा है कि रात रात भर 50 60 70 रूम्स हमारे हैं जिसमें लोग माफिया खेल रहे हैं और कंटिन्यूस 8 8 9 9 घंटे खेल रहे हैं। तो लोगों है कि लोग एक दूसरे की आवाज़ पहचान रहे हैं, कौन कहाँ से है, स्टोरीज एक्सचेंज हो रही है, पूरी साइकिल जर्नी जो हॉस्टल की है वो डिजिटली चल रही तो है। एक नई कम्युनिटी बिल्ड हो गई। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि जब आप इतने खाली हो, आपको बाकी काम नहीं है, तो लोग और भी कल्चर्स की बातें कर रहे हैं कि लोग पैशनेट किस बात के हैं। और इस टाइम पे कंसेप्ट आया था सर जिसका नाम है पैशन इकोनॉमी। तो पैशन इकोनॉमी वैसा बोलता है कि कुछ भी चीज़ आपको लाइफ में करना पसंद है, जैसे आपको साहित्य पसंद है, तो आपको अगर इनफ लोग मिल जाए जो आपके साहित्य का प्रमोशन करेंगे तो आप उसमें अपनी लिविंग बना सकते हो पूरी लाइफ के लिए। तो हमारा हुआ कि जब लोग डिजिटली इतना ज़्यादा मिल रहे हैं तो फिर हमें जो है एक फिजिकल हाउस बनाना चाहिए जहाँ पे इस तरह के लोग आके अपने ड्रीम्स को क्रिएट करेंगे। और वहाँ से हमने कंसेप्ट शुरू किया अपना जो हाउस का। जो हाउस, ओके। तो पहले बना जो वर्ल्ड जो कि अपनी पूरी डिजिटल कम्युनिटी का था, और उसका फिर पार्ट बना कि फिजिकल हाउस जो है वो जो हाउस रहेगा। तो ये जो हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा सा मुझे बताओ। तो जू हाउस का कंसेप्ट सर हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी ही था, क्योंकि जब हमने पहली बार सोचा कि हाँ कम्युनिटी के लिए ऐसा ही कोई जगह बनानी है, तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशंस थे कि हैकर हाउस होना चाहिए, क्लब हाउस होना चाहिए। तो हमारे समझ में आया कि हॉस्टल हमने कैसे बनाया था, वो था कि खुद की ट्रैवलिंग के लिए, खुद को किस तरह से लोगों से मिलना है। तो जो हाउस भी उसी तरह है कि जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस, वो हमारे तरह के लोग और हमारी टाइप की चीज़ें होने चाहिए। तो एक तरह का लाइफस्टाइल डिज़ाइन है कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है डेली बेसिस पे, उस तरह का एक हाउस होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस अलग से मोल्ड में फिट होके बिल्ड करने के जोन में आएंगे। तो फिर हमारा हाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अच्छा यहाँ पे लेट्स से जैसे हम अभी स्टूडियो में बैठे हैं आपके, तो यहाँ पे स्टूडियो होना चाहिए फॉर पॉडकास्टर क्रिएटर, ऑडिटोरियम होना चाहिए इवेंट्स के लिए, स्मार्ट रूम्स होने चाहिए, टेक लेड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि जैसे हमारा जो जो हाउस है वहाँ पे बेल नहीं है, आपके ऐप से ही खुलता है और केवल मेंबर्स खोल सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव लिमिटेड कम्युनिटी जो कि बिल्ड करना चाहते हो, तो हमारे पास डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, वीसीज, डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन सारे लोग हैं, और सब ये कल्चर्स अपना आके एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिर अलग अलग अपने टाइप के हैकाथॉन्स कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, म्यूजिकल नाइट्स हो रही है, पार्टीज़ हो रही हैं, डेमो डेज हो रहे हैं जहाँ पे लोग ने फंडिंग उठाई है। तो बहुत ही क्लोज नेट थर्ड स्पेस है इकोसिस्टम जहाँ पे आप आके अपनी लाइफ और अपनी ड्रीम्स को बिल्ड कर सकते हो और आपके साथ लोग हैं जो आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। बेसिकली एक रिवर्स में आप ले आए कि डिजिटल, पहले क्या होता था कम्युनिटीज डिजिटल कम्युनिटीज में बदली, अभी डिजिटल कम्युनिटीज वापस एक मतलब ऑफलाइन कम्युनिटीज में बदल रही हैं। तो मतलब ऐसा है कि बदलने से ज़्यादा ऐसा मैं कहूँगा कि सर वो एक पार्ट है कि डिजिटली आप कनेक्ट कर पा रहे हो लार्ज स्केल पे, लेकिन आपको और क्लोजर इंटरेक्शन के लिए आपको तो फिजिकल स्पेसेस भी आपको चाहिए। और हमारा एक्सपर्टीज रहा है इस हॉस्पिटैलिटी में, रियल एस्टेट में, तो वो ईजी था। तो वो वहाँ से डिस्कवरी है और फिर बहुत तरह के लोगों को हमने देखा, चीज़ें एक्सपीरियंस की। और फिर सर हाउस वैसा है कि हम लोग है कि आज की जनरेशन है कि लेट से रात को 3 बजे जाग के कोडिंग कर रही है, 3 बजे हमें चाहिए कि यार अच्छा बढ़िया पास्ता और समोसा मिल जाए इमीडिएट, तो हाउस के अंदर कैफ़े है वो 24 घंटा चलेगा। और क्योंकि वैसा है कि 12 साल से हम लोग देख रहे हैं हॉस्पिटैलिटी और ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, तो उसमें रेवोल्यूशन कैसे लाना है। तो जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो है कि नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस है वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर है। तो इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया से कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन है, जिसका एक्रोनिम हम बोलते हैं डोप, कि डोप चीज़ें करनी है। बट उसका मतलब ऐसा है कि सर जो हम 5 साल बाद या 6 साल बाद का हॉस्टल या कोई भी हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम देखते हैं जो कि सोशल सेटिंग में है, वो शायद एम्प्लॉयलेस होगा। एम्प्लॉयलेस से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं होंगे, लेकिन रादर दैन कि हाउस कीपिंग हो या सिक्योरिटी हो या फ्रंट डेस्क हो, कम्युनिटी ही वो पूरा मैनेज कर सकती है। कि शायद एक इंसान है जो रिस्पॉन्सिबल है मे बी फॉर ट्रांजैक्शंस और पैसों के लिए, बट बाकी सफाई से लेके कैसे चल रहा है, कैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो पूरा कम्युनिटी ही संभालेगी और कम्युनिटी इंसेंटिवाइज होगी उन चीज़ों को करने के लिए। तो टोटल कितने जो हाउसेस अभी आपने स्टार्ट? तो अभी हमारे 3 जो हाउसेस हैं, 2 बैंगलोर में है, एक हमारा कोरमंगला, एक वाइटफील्ड में, और तीसरा हमने खोला है सैन फ्रांसिस्को में।
तो गोल हमारा वैसा है सर कि 52 सिटीज़ हमने आइडेंटिफाई किए अभी ग्लोबली, जहाँ पे ये जू हाउसेस हम खोलेंगे। एंड पर्पस है कि टेक लेड क्लब हाउसेस में टॉप 1% कम्युनिटी, एसएफ की टॉप 1% बैंगलोर की कम्युनिटी के साथ काम कैसे करेगी। एंड कोर फिलॉसफी इसकी ऐसी है कि जो ब्लॉकचेन और बिटकॉइन की प्रिंसिपल है, रादर देन जो आपका मॉनेटरी एलिमेंट है उसको हटा के जो फिलॉसफी आई है कि दुनिया होती जा रही है पूरी डिजिटल, तो इस डिजिटल दुनिया में पीयर टू पीयर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू परमिशनलेस वे में हम कैसे कर सकते हैं कि एक सिंगल एंटिटी के पास कंट्रोल नहीं है, कम्युनिटी के पास डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है, और आपस में वैल्यू एक्सचेंज कैसे हो पा रही है। इन प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरा जो हाउस और जो इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, तभी वैसा हो सकता है कि कम्युनिटी पावर्ड ट्रांजिशन आएगा, रेवोल्यूशन ग्लोबली ट्रैवल में। एक आपका जो विलास भी है वो जी। क्या है? तो सर 12 साल हो गए हॉस्टल को करते हुए, हमारी ऑलमोस्ट 5 मिलियन से ज़्यादा की कम्युनिटी हो गई है। एंड 50 से 60% लॉयल कस्टमर्स है जो कि कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं। अब वैसा है कि हॉस्टल लाइफ आपकी एक सर्टन एज तक कभी होती है, वैसे कोर पे तो हम मानते हैं कि आप 40-50 साल 60 साल हो तब तक भी बैक पैकिंग आपको करनी चाहिए, बट लाइफ चेंज होती है। तो ऐसा है कि जो लोग 14, 15, 16 से 2000 से जुड़े थे हमारे साथ, उनकी अब एज हो गई है 33, 34, 35 साल। एंड इनके हो गए गर्लफ्रेंड्स, इनके होंगे पार्टनर्स, फैमिलीज। तो अब एक सर्टन रिक्वायरमेंट आई है कि हॉस्टल में शेयर स्टेज के बियॉन्ड थोड़ा सा हमें प्राइवेट प्रीमियम लग्जरी स्टे, जहाँ पे हम अपनी फैमिलीज को ले जा सकें या ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स के साथ जा सके, वो बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट कम्युनिटी के साइड से हमें डिमांड बनी बनाई दिख रही है। तो इसके लिए हमारे लिए सिंपल सेंस बनाता है कि विलास का जो पूरा कंसेप्ट है कि प्राइवेट विलास एंड प्राइवेट एक्सपीरियंशियल होम्स जो किसी भी कोने में हो सकते हैं, वो इस कम्युनिटी हमारे लिए डिमांड कर रही है। एंड हॉस्टलर जो अपन जितनी भी चीज़ें करते हैं वैसा है कि रोज़ हमारी बात होती है कस्टमर से। तो मेरा एक क्वेश्चन था इसमें कि वो जो लोग आप बता रहे हैं कि आज 35-40 में एंटर कर रहे हैं, वो सारे लोगों के पास एयरबीएनबी या ऐसा कोई ऑप्शन की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? वो नहीं, आपके बिल्कुल साथ है। क्यों रहेंगे? नहीं, लेकिन आपके साथ क्यों रहें? ये क्वेश्चन कैसे आप एड्रेस कर तो सर एक वैसा है कि लोकल दोस्त तो हम ही है ना आपके, तो वो जो हमने रिलेशनशिप आपके साथ बना ली है वो हमेशा रहेगी, और वो एक ट्रस्ट फैक्टर है जो हमें इनेबल करता है कि हम इस तरह के वर्टिकल्स इजीली खोल पाएँ। एंड एक्चुअली मार्केट काफ़ी बड़ा है सर। तो कोर पे आप देखो तो जितनी भी ब्रांड्स हैं वो सारे ही मार्केट को अनलॉक करने का काम ही कर रहे हैं। तो ओवरऑल वैसा है कि इनफैक्ट सप्लाई कंस्ट्रेंट मार्केट है, डिमांड कंस्ट्रेंट नहीं है। बस वैसा है कि लकीली हमारे पास ज़्यादा डिमांड है अभी। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने एक कम्युनिटी बिल्ड कर ली और वो आपके साथ उसकी लॉयल्टी सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है, और बिल्कुल। आपने उसके लिए एक और ऑप्शन ओपन कर दिया कि ये भी है। तो सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे हुई है क्योंकि इतने ज़्यादा हार्डकोर ट्रैवलर्स हम लोग खुद रहे हैं, और कम सारे हॉस्टल्स भी वैसे ही खोले हैं लोकल लोगों के साथ जाके। तो 2018-19 के पास हमने ये ट्रांजिशन देखा था कि जैसे नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे क्या है, रिकमेंडेशन प्रॉब्लम है कि अगर आप प्रॉब्लम नहीं कहूँगा लेकिन रिकमेंडेशन इंजन है कि अगर आप नेटफ्लिक्स खोलते हो और आपको या तो पता है कि आपको देखना है आज ये सीरीज में भी सीक्रेट गेम्स या कुछ भी, नहीं तो ऐसा है कि आप थोड़ा उसमें सर्च कर रहे हो कि शायद यही बताएगा मेरे को कि क्या अच्छी चीज़ देखनी है। तो 17, 18, 19 के पास सर ये ट्रांजिशन होना शुरू हुआ कि क्योंकि हम लोग इस स्पेस से इंडिया को अनलॉक कर रहे थे नई डेस्टिनेशंस पे, कि हिमाचल में हम चले गए हैं, नाको, ताबो, सिस्सू, जो लोगों ने नहीं सुना है। तो कम्युनिटी हमें देखने लगी थी एक ट्रैवल रिकमेंडेशन इंजन की तरह। अच्छा, हाँ, कि हॉस्टल कोई तो नई जगह आपके लिए लेके अनएक्सप्लोर्ड आएगा, जगह हैं उनको भी हॉस्टल लेके आएगा। और ट्रस्ट के साथ में ये था कि अगर हॉस्टल खुला है यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ तो होगा। और हमारा प्रिंसिपल वैसा है कि यार इंडिया 5000 साल हिस्ट्री, हर एक जगह देखने लायक है, स्टोरी आप बाहर ले आओ बस। तो इसकी वजह से हमारे पास एक डिमांड पोटेंशियल है जो कि एक्चुअली बाकी ब्रांड्स के पास नहीं है, और इसी वजह से हम ये जो अनहर्ड डेस्टिनेशंस हैं ये अनलॉक कर पाते हैं। तो और वो जो मैंने अपनी बात हुई थी कि जो इकोनॉमी बन रही है लोकल डेस्टिनेशंस की, फिर वहाँ शुरू थी, अपन ला रहे हैं, डिमांड बन रही है, फिर धीमे धीमे इकोनॉमी बन रही है, फिर बाकी लोग आ रहे हैं, एंड फिर ट्रांजेक्शन चेंज हो रहा है। तो अब वापस आते हैं आपके बिजनेस ऑपरेशंस पे। जी। तो अभी आप जो वर्ल्ड के सीईओ हैं, और अब ये क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने इस समय?
और I क्या think- फ्यूचर प्लानिंग है? आई थिंक सर चैलेंजेस से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चैलेंज मैं बस इतना बोलूँगा कि इन अपॉर्चुनिटीज से प्रायोरिटाइज क्या करना है पहले और टीम को कैसे ले जाना है, वो ज़्यादा है मेरे लिए। बट हमने हॉस्टल की बात कर ली, जो विलास की बात कर ली, जो हाउसेस की कर ली। एक और सेगमेंट जो हमारा जो इनफैक्ट राइट नाउ फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, वो है अपना जो ट्रिप्स का। क्योंकि कम्युनिटी है, जगह है हमारे पास, तो हम बहुत ही इजीली सोशल ड्रिवन ट्रिप्स जो कि और लोकल लेवल पे आपके साथ कर सकते हो ग्रुप में। और हॉस्टल्स में वही हो रहा है कि आप जा रहे हो, लोगों से दोस्ती कर रहे हो, तो वो पूरा जो ग्रुप ट्रिप का बिजनेस है वो हमारा था कि यार हमें थोड़ा सा चेंज करना है दुनिया में। क्योंकि जो हमने ऑब्जर्व किया था वो अभी ग्रुप ट्रिप्स का बिजनेस दुनिया में थोड़ा सा ब्रोकन है, क्योंकि जो लेगेसी कंपनीज हैं, थॉमस कुक हो गई अपनी, ये सब नए मिलेनियल्स या नए जेनजीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। एंड दूसरा है कि ग्लोबल ट्रिप मार्केट डोमिनेटेड है ट्रैवल एजेंट्स और डीएमसीज के साथ। तो डीएमसीज मतलब डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज। तो आपका लेट से लंदन है, लंदन में एक डीएमसी है, ट्रैवल एजेंट है, इंडिया में ट्रैवल एजेंट डीएमसी है। ये दोनों आपस में बात करके इंडिया में ट्रिप्स या फिर यूके में ट्रिप्स दे रहे हैं, जिसमें ऐसा है कि क्योंकि सर्विस ड्रिवन इंडस्ट्री है तो हर एक का एक एक सर्विस परसेंटेज आता है, तो पहले तो ट्रिप्स महंगी हो रही हैं। दूसरा, क्योंकि यही लोग हमेशा से करा रहे हैं, तो ऑपरेशनली आपको 90% सेम ट्रिप्स ही मिलेंगी हर जगह। तो अगर आप अभी यहाँ पे बैठ के सर्च करो कि आपको यूके जाना है या फिर यूरोप का घूमना है, तो आपको दिखेगा बढ़िया सा 1.5 लाख का पैकेज है, 10 दिन में 10 कंट्रीज करा देंगे आपको। अरे पर 10 दिन में आप 10 कंट्रीज कैसे करोगे, फिर तो आप छू के आ गए। बिल्कुल। तो जो कोर एलिमेंट है ट्रैवल का कि आप एक्सपीरियंस कैसे करोगे। आप अगर इटली जा रहे हो तो आप इटालियन से पास्ता बनाना सीख के तो आओ, बिल्कुल। राइट। तो वो हिस्ट्री, और वहीं से वैसा होता है कि आपकी थॉट प्रोसेस खुलती है, कनेक्टेड वर्ल्ड है। एंड जो अपना जो का प्रिंसिपल भी है कि हमें दुनिया को स्पेस शेयर कैसे करना ये सिखाना है। तो उस वजह से वैसा है कि जो ट्रिप्स हमने कराने शुरू की वो कि वापस से उसी प्रिंसिपल पे कि लोकल फ्रेंड। तो जो लोकल इंसान है जो कि पैशनेट है, वही आपको ग्रुप में ट्रिप करा सकता है और आपका दोस्त भी बन सकता है। एंड बहुत ही ज़्यादा फेनोमेनल रिस्पॉन्स मिला। लोग आना शुरू हुए, ये ट्रिप खत्म हो रही है, उस पर रिव्यूज़ आ रहे हैं और लोग ऐसे लिख रहे हैं हमारे लिए कि लाइफ चेंज हो गई, पहली बार इतना ज़्यादा मैं खुल पाया, मैं थैंक यू कर रहा हूँ लोगों का, जो ट्रिप्स का वापस से जाना है। और फिर लोग वापस से मिल रहे हैं और वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। तो इंडिया में हमने पहले शुरू किया, इंडिया के और भी डेस्टिनेशन हुआ, फिर अपन धीमे धीमे इंडिया का बाहर ले जाना शुरू किया। तो अभी ऐसा है कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया, कि थाईलैंड में फुल मून पार्टी करनी है या फिर थाईलैंड घूमना है, वियतनाम, बाली, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, जापान अभी हमारे आगे। तो ओवरऑल ट्रिप्स का इजी बिजनेस और वो वहीं से है, क्योंकि हॉस्टल में हमने 12 साल में 180 कंट्री से ऊपर के लोगों को होस्ट किया हुआ है। तो यही लोग वापस आके हमारे ट्रिप लीडर्स और ट्रिप कैप्टन्स बन रहे हैं कि जापान में टोक्यो का बंदा है जापानीज जो कि आपकी ट्रिप लीड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ट्रस्ट फैक्टर हमेशा से अपना बना हुआ है। और फिर अपने ये अब सारे वर्टिकल्स आ गए हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल्स का ज़रूरी भी था हमारे जो के लिए, क्योंकि कोर पे जो हमें सॉल्व करना है ट्रैवल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, डिस्कवरी खुद की, इंसान की, तो वो सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब वर्टिकल साइलोस पूरा ही हम चेंज कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड एक सवाल है जी। अभी आपने स्पेस शेयरिंग की बात की। ट्रैवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक दूसरी आवाज़ उठ रही है, वो ये हो रही है कि आप आ रहे हैं और हमारा जो भी मतलब सुंदर जगह है उसको आपने डस्टबिन की तरह यूज़ करके चले जाते हैं। ये पहाड़ों से भी आ रही है, ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज से भी आ रही है। बिल्कुल। तो सस्टेनेबिलिटी जो है आज की डेट में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल। इसके बारे में आपने कुछ सोचा हुआ है क्या आपने? इनफैक्ट बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप जैसे शिमला का हाल देखो, आपके टाइम में उसको बोलते थे क्वीन ऑफ द हिल्स। अभी आप जाओगे तो आपको शायद मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। और एक लेवल पे आप उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है। तो जो इकलौता ऑप्शन है वो है कि पहले तो आप ज़्यादा डेस्टिनेशन खोलो कि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ पाए, और दूसरा टेक और प्रोडक्ट लेड ट्रैवल आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो वहीं पे अपना जो डिजिटल का कंसेप्ट है, जहाँ पे डिसेंट्रलाइज ऑपरेशंस और डिजिटल कम्युनिटीज़ को अपन कैसे मूव करा सकते हैं लार्ज के लेवल पे। तो उसके लिए अभी उसमें अपने को 1-1.5 साल और लगेगा, क्योंकि अभी उसका हमारा टेस्ट फेज चल रहा है। बट वैसा है कि अगेन हम लोग हैं, गेम्स खेलना बहुत पसंद है,
तो आप अगर चाहोगे कि लेट से आपको मेघालय जाना है 3 दिन है, तो आपको लोग बना के देंगे 3 दिन की आइटनरी कि अच्छा यहाँ पे चले जाओ, सुबह चले जाओ, ये कर लो। तो वो आइटनरी की तरह आपको जो एक एक चीज़ करनी है वो थोड़ी हो जाती है बोरिंग। तो उसको जो चेंज कर रहा है वो है कि उसको गेमिफाइड क्वेस्ट के फॉर्म में अपन एक गेम ऑफ लाइफ बना रहे हैं। गेम ऑफ लाइफ में क्या है कि हर एक शहर है, उसकी एक खुद की वाइब है, खुद की आवाज़ है, और आप इमेजिन करो कि सारे के सारे शहर अपनी उस आवाज़ को चिल्ला रहे हैं। आपको कौन सी आवाज़ सुनाई पड़ी, आप उस शहर में जाओगे और गेमिफाइड वे में वो सारी क्वेस्ट करोगे, जिससे आप पूरा शहर भी घूम रहे हो, और अब गेम में आपने क्वेस्ट कंप्लीट किया है तो आपका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो इंसेंटिवाइजेशन मॉडल आएगा। एंड इसके साथ साथ जो क्वेस्ट हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि जो हाउस में कम्युनिटी है, एम्प्लॉय लेस, बिना एम्प्लॉय के स्टाफ होगा, वो सिटी लेवल पे फंक्शन करेगा। कि क्वेस्ट पहले तो हो सकते हैं कि लेट से दिल्ली में आप गए, दिल्ली हाट से आपने पर्स खरीद लिया या फिर चांदनी चौक का पराठा खा लिया। साथ में क्वेस्ट ये भी है कि आपने इंडिया गेट पे एक चिप्स का पड़ा हुआ पैकेट जो है उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया। हाँ, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग को तो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग, लेकिन अगर आपका ये क्वेस्ट पड़ा हुआ है और जिसके लिए आप इंसेंटिवाइज्ड हो, तो फिर ऐसा है कि आप ये सारी चीजें करना शुरू करोगे। थोड़ा चेंज तो जब कम्युनिटी ही पूरा कंट्रोल लेगी, और इसीलिए वो ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट की कम्युनिटी के पास कंट्रोल होना चाहिए कि ये इंसेंटिव्स कैसे आपको मिल रहे हैं, तो उस पे पूरा हमारा डिजिटल एंगल आएगा, जहाँ पे ये अपने सारे ब्रांड्स भी कंबाइन होंगे और कम्युनिटी के पास ज़्यादा पावर आएगी ये सारी चीज़ें करने के लिए। पोकेमॉन गो सुना होगा सर आपने, गेम आया था, तो जो क्वेस्ट है वो पोकेमॉन गो ही है। तो हमने पूरा मैप बेस आर्किटेक्चर वैसा बना लिया है। और ब्लॉकचेन में एक कंसेप्ट होता है पोअप करके, प्रूफ ऑफ अटेंडेंस प्रोटोकॉल, कि आपने प्रूफ दिया है कि आप ये पर्टिकुलर जगह अटेंडेंस लगा के आए हो, तो उसको यूज़ करके हमारा पूरा ये क्वेस्ट आर्किटेक्चर बन रहा है कि ट्रैवल आपकी प्रोफाइल होगी जो कि ज़ॉस्टर के कंट्रोल में नहीं है, वो कम्युनिटी के पास है, लेकिन प्रूफ है कि आप यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे काम करके आए हो। वो अच्छे भी हो सकते हैं, और वही क्वेस्ट हम बना रहे हैं कि सारी की सारी। तो जैसा आपने बताया कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस पे आधारित है जी। और जो लोग भी जो वर्ल्ड के इकोसिस्टम में जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उन सब के पास अपने अनुभव हैं, अपनी कहानियां हैं, बिल्कुल, और वो शेयर भी कर रहे हैं। तो क्या आपका कोई ऐसा इरादा है, आपका गेमिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो आने वाले समय में इन तमाम स्टोरीज़ का भी कोई इकोसिस्टम बन सकता है? सर उस इकोसिस्टम और स्टोरीज के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको क्रैक कर पाओ, क्योंकि आज तक अगर हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रही है ज़ॉस्टल की, आज तक हमने एक भी सेल्स ड्रिवन पोस्ट नहीं निकाला है। कोई भी हम हॉस्टल भी लॉन्च करते हैं तो हमारी पूरी टीम जाती है उस पूरे डेस्टिनेशन की स्टोरीज निकाल के ऑनेस्ट वे में कि आपका ये डेस्टिनेशन है, इसकी स्टोरी ये है, यहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, वो आप कितना निकाल सकते हो। एंड एज अ सिंगल कंपनी हम वो लिमिटेड तरीके तक कर सकते हैं, बट वी हैव अ वेरी लार्ज कम्युनिटी, मिलियंस और मिलियंस लोगों के, जो कि डेली पूरा ही दुनिया घूम रहे हैं और वहाँ से नई चीज़ें निकाल के ला रहे हैं। तो इन स्टोरीज को ही निकाल के हमें वापस इकोसिस्टम में लाना है, जिससे जो डिस्कवरी और रिकमेंडेशन वाला एलिमेंट है कि आप क्या रिकमेंड करोगे मेरे को अगर मैं गोरखपुर जाऊं, वो आपकी स्टोरी है जो मेरे को जीनी है जब मैं गोरखपुर जाऊंगा। तो ये ही पूरा एलिमेंट है जो हमारे क्वेस्ट के साथ पूरा तो जोड़ के आएगा। की दो वैल्यू बनती है। मान लीजिए कि आप एक किसी भी जगह गए हैं, मान लीजिए आपने हिमाचल का कोई ऐसा डेस्टिनेशन है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था, आप वहाँ गए, तो पहली वैल्यू तो ये बनती है कि आपने जब उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो मैं भी वहाँ जाऊँ। दूसरी वैल्यू सिर्फ उस स्टोरी की बनती है कि यानी जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है वो स्टोरी ही अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए वैल्यूएबल है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि हाँ वो स्टोरी ही है जो आपको कनेक्ट करती है। बिल्कुल। और दूसरा सर वो पार्ट भी है कि जितना ज़्यादा हम इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोसिस्टम में रहते जा रहे हैं, उतना रियल टाइम इंफॉर्मेशन की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जितना ज़्यादा ऐसा है कि जैसे अभी पहाड़ों पे आ रही है बाढ़, तो आपको डर लगेगा जाने में, क्योंकि आपको नहीं पता हिमाचल में किस रीजन में बाढ़ है, किस रीजन में नहीं है। लेकिन अगर ये स्टोरीज बाहर आ रही है कि अच्छा इस रोड पे अभी मत जाइए, इस रोड पे खाली है, तो फिर इकोसिस्टम हमारा बैलेंस चलेगा। तो वो ऐसा है कि जब तक इंसेंटिवाइजेशन मॉडल नहीं लगेगा इसके पीछे कि कम्युनिटी ही कंट्रोल कर रही है इंसेंटिव, कोई सेंट्रल कंपनी नहीं कर रही है,
और आप ये शेयर करोगे तो लोगों की हेल्प होगी, और जितनी हेल्प हो रही है उसके बदले में आपको इंसेंटिव मिलेगा, तब जाके लार्जर स्केल इकोसिस्टम क्रैक होगा कि गांधी जी अकेले चल रहे हैं या फिर उनके पीछे हजारों लोग चल रहे हैं दांडी मार्च में, तो बात ही अलग है। एआई पूरी दुनिया को बदल रहा है, सारा काम करने का तरीका बदल रहा है। आप एआई को किस तरह अडॉप्ट करेंगे या क्या प्लानिंग है एआई के साथ? सो आई थिंक सर एआई का अडॉप्शन बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे ज़ोस्टेल एंड ज़ो इकोसिस्टम ऑलरेडी हो गया है। हमारी खुद की एक डेडिकेटेड एआई टीम भी बन गई है, एंड बिजनेस के जितने भी हमारे वर्टिकल्स है उसमें कुछ ना कुछ लेवल पे हमने एआई का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। तो सिंपल लेवल पे तो वैसा है कि हमारे जो चैट्स हो रही हैं उसमें ज़्यादातर चैट्स हमारे खुद के एआई एजेंट्स कर रहे हैं, बट ओवरऑल क्योंकि ज़्यादा डीपर हमें हमेशा जाने का मतलब रहता है, तो खुद का हम लोग ने आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया है सेंटिएंट इंटेलिजेंस मॉडल का। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि वैसा है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है कि आपके पास एक होती है फैक्चुअल मेमोरी जहाँ पे आप फैक्ट्स को स्टोर करते हो, एक होती है आपकी रिलेशनल मेमोरी कि आप जो है रिलेशंस कैसे बनाते हो चीज़ों के बीच में, एक होता है आपकी कंटेक्चुअल मेमोरी कि अगर आपको इन दोनों के बीच में लाना है तो किस कंटेक्स्ट में लाना है, कि आपसे मैं पूछूं कि आपने चाय पी थी कल, लेकिन आप बता पाओगे कि किस कंटेक्स्ट में। तो इन रिलेशनशिप्स का आपस में न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं जिससे कि अपन ओवरऑल इंटेलिजेंस सिस्टम्स बना सकते हैं। तो बियॉन्ड सिंपल चैट एजेंट्स हम जो के अंदर इस लेवल पे इंटेलिजेंस बना रहे हैं कि ओवरऑल ट्रैवल या फिर कल्चर्स कैसे अनलॉक होंगे हमारे इस इंटेलिजेंस बेस पे, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोगों की कम्युनिटी है तो मैन्युअली आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हो। या फिर वैसा है कि जो क्वेस्ट वाली चीज़ अपन बात कर रहे थे कि आप क्वेस्ट है, हज़ारों फोटोज़ आएंगी कि मैं यहाँ पे गया, मैंने ये काम किया, तो उन सब का वेरिफिकेशन। या फिर जो डिसेंट्रलाइज ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी कैसे, ऐसा है कि कम्युनिटी सारे काम कर सकती है हॉस्टल के। अगर आपको हॉस्टल का बेड बनाना है तो आपको तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है बेड बनाने की, लेकिन आपको एआई वहाँ पे असिस्ट कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें का इम्प्लीमेंटेशन एआई लेवल पे ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। इनफैक्ट हमारे कुछ कुछ ट्विटर हैंडल्स और ये सब भी हैं जो कि कम्प्लीटली एआई रन ही है अभी, जो कि लोगों से बातें करते हैं, डीएम्स कर रहे हैं, और हमें भी नई चीज़ें उसमें पता चल रही हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। देन जनरेटिव एआई की जो पूरी फील्ड है जिसमें कि डिजिटल गुड्स बनाना, डिजिटल आर्ट बनाना, एज वेल एज डिजिटल वीडियोस बनाना किसी भी जगह के, वो वाला पूरा अपनी एक मार्केटिंग आर्म है जिस पे पूरा काम कर रही है। तो अभी क्योंकि जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी हम इंफॉर्मेशन जगहों की ला के दिखा पाएंगे लोगों को, उतना ज़्यादा अपन जगहों को अनलॉक कर पाएंगे डिस्कवरी के लिए। तो एआई का उसमें बहुत ही बड़ा लेवरेज रहेगा। एंड साथ में आई थिंक जो हमारी डेली मैनुअल प्रोसेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस बिजनेस, तो ब्राउज़र बेस्ड अपने खुद के एजेंट्स हैं जो कि ये मैनुअल प्रोसेस का पूरा ऑटोमेशन हो गया है। सो द टीम नाउ इसकी टीम पूरे ही थोड़े से क्रिएटिव जोन में जाके और बेटर चीज़ें कर सकती है जिसके लिए ह्यूमंस बने हैं कि आप आर्ट साइड को थोड़ा और फोकस करो, ये सब लाओ, मैनुअल चीज़ें आपकी हो जाएंगी। सो एआई इज़ द कोर हार्ट अपना जो डिजिटल का, एंड इसके अराउंड ही डिजिटल जो है ये अपने सारे ब्रांड्स को पूरा कनेक्ट करेगा, एंड इसके ऊपर अपनी पूरी कम्युनिटी कनेक्टेड होगी। तो अगर एक सिंगल वायर है या फिर जो सीमेंट है जो कि इस पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करेगा या फिर एक्सेलरेट करेगा, वो अपना एआई है। तो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और जो नई जनरेशन है वो अपने काम करने के तरीके, अपनी जीवन शैली, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो सब कुछ बदल रही है। और इसी में आज हमने देखा कि ट्रैवल इंडस्ट्री भी बदलने जा रही है, और जो बदली हुई ट्रैवल इंडस्ट्री होगी उसकी एक झलक आज हमने जो वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करके देखा और समझा। और अविरल ने एक बिल्कुल हमें ट्रैवल इंडस्ट्री के एक बिल्कुल अलग पहलू से, एक अलग दुनिया से रूबरू कराया। तो अविरल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच अपने दिनेश जी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही इनफॉर्मल आराम से हमारा डिस्कशन गया है। एंड मैं चाहूँगा सर कि एक बार आप क्योंकि हमारे जो पूरी कम्युनिटी है उसका कॉल है जो 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 ऐसा हम बोलते हैं, और हमारा ऐसा सिंबल है, तो एक बार आप ये प्लीज़ सिंबल ज़रूर बनाइए। एक बार आपको बोलना पड़ेगा सर साथ में, जो 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 जो।